बेला अपनी सास रेखा, पति दिनेश, ससुर रवीश और देवर दिवाकर के साथ रहती है। बेला क्या क्या सपने लेकर इस घर में आई थी कि शादी के बाद अपना घर ऐसे चलाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसी आजादी से जिंदगी जीऊंगी। लेकिन जब वो शादी करके आती है तो उसके सारे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि उसके ससुराल में तो चलती है उसकी सास रेखा की। बेला किचन में खाना खाने की तैयारी कर रही थी, तभी वहां पर रेखा आती है। ये क्या बना रही है बेला? मम्मी जी, आज मैं पुलाव बना रही हूँ। किसने कहा तुझे पुलाव बनाने को? पूछा तुमने मुझसे कि क्या बनेगा आज? वो मम्मी जी, मेरा मन पुलाव खाने का था तो मैं बना रही थी। एक बात कान खोल कर सुन लो बेला, इस घर में बड़ी मैं हूँ और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। समझ में आया? इस घर का रूल है, घर में सिर्फ बड़ों की चलती है। आज दाल बनेगी, समझ में आया? जी मम्मी जी। रेखा किचन से बाहर चली जाती है। बेला किचन में खाना बनाते हुए बड़बड़ाने लगती है। मेरी तो भाग ही फूट गए। जब से इस घर में आई हूँ, बहू कम और काम वाली ज्यादा बन गई हूँ। सबकी फरमाइश पूरी करो, ऊपर से मम्मी जी के ताने सुनो। मैं अकेली जान कब तक करूंगी ये सब? इस घर में तो कोई मेरी सुनता ही नहीं। खाना तक मम्मी जी की पसंद का बनता है इस घर में। आज तो मम्मी जी से इस बारे में बात करके रहूंगी। आखिर मैं भी इंसान हूँ, कब तक सबकी मनमानी सहती रहूंगी? बस बहुत हो गया। तभी रेखा की आवाज आती है। बेला, खाना बन गया क्या? हाँ मम्मी जी, अभी लाई। एक मिनट, मैं क्यों ले जाकर दूं? खुद आके नहीं ले सकती क्या खाना? उनके पैरों में क्या मेहंदी लगी है? अभी जाके बोलती हूँ मम्मी जी को। बेला थोड़ा आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है। अब जा ही रही हूँ तो मम्मी जी का खाना भी ले जाती हूँ। रेखा हॉल में बैठी टीवी देख रही थी। बेला खाना लेकर आती है। लीजिए मम्मी जी खाना। रेखा खाना लेती है और खाना शुरू करती है। मम्मी जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बेला बेटा, आज की दाल तूने बहुत टेस्टी बनाई है, मजा आ गया खाकर। तेरे जैसी बहू भगवान सबको दे। अपनी तारीफ सुनकर बेला चने के झाड़ पर चढ़ जाती है। सच्ची मम्मी जी, मैं आपके लिए और दाल लेके आती हूँ। बेला किचन में जाती है। अरे वाह, मम्मी जी को तो मेरे हाथ की बनी दाल बहुत पसंद आई। इसका मतलब मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। देखना, शाम को ऐसी टेस्टी सब्जी बनाऊंगी, मम्मी जी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। एक मिनट, मैं तो मम्मी जी से घर के काम के बारे में बात करने गई थी। कोई बात नहीं, काम का तो हो ही गया, बस बर्तन ही तो बाकी है, कर लेती हूँ। पर शाम में मैं पक्का मम्मी जी से इस बारे में बात करूंगी। बेला घर के काम करती रहती है और मन ही मन कुड़कुड़ करती रहती है। बहुत हो गया, आज तो मम्मी जी से बात करके रहूंगी। बहुत झेल लिया मैंने ये सब। मेरी भी कोई इज्जत है, ये घर मेरा भी है। मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं। तभी रेखा की आवाज आती है। बेला बेटा, चाय बना दे, अदरक डालकर बनाना, कल जैसे। कल बहुत अच्छी चाय बनी थी। मम्मी जी को मेरे हाथ की चाय अच्छी लगी, मैं मम्मी जी के लिए चाय बना देती हूँ। बेला चाय बना देती है। एक मिनट, मैं चाय क्यों बना रही हूँ? मुझे नहीं करना ये घर के काम। आज तो मम्मी जी को बोल कर रहूंगी। तभी रेखा आवाज देती है। बेला, चाय बनी कि नहीं? लाई मम्मी जी। बेला चाय लेकर जाती है। मजा नहीं आया बेला, तुमको चाय भी ठीक से बनानी नहीं आती। कैसे चाय बनाई है? जाओ दूसरी बना कर लाओ। बेला मुंह बनाते हुए किचन में जाती है। मैं इस घर में छोटी हूँ ना, इसलिए मम्मी जी जब देखो मुझ पर रौब जमाती रहती है। जब मेरी देवरानी आएगी तब मैं भी बड़ी बन जाऊंगी, फिर मैं भी रौब दिखाऊंगी अपनी देवरानी पर। कुछ दिनों बाद दिवाकर की शादी हो जाती है और घर में छोटी बहू कामना आती है। अब आएगा मजा, अब तो मैं भी बड़ी बन गई। अब तो मैं कामना से खूब काम कराऊंगी। कामना, जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ। कामना मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है। भाभी, मुझे चाय बनाना नहीं आता, आप मुझे चाय बनाना सिखा देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेला चाय बनाने लगती है। भाभी, आप चाय बना तो रही हैं, तो मेरे लिए भी बना देना। मेरे ना पैर दर्द कर रहे हैं, मैं बाहर जाके बैठती हूँ। बेला चाय बना देती है। ये क्या, ये कामना ने तो मुझसे ही चाय बनवा दी। ये तो बड़ी चालाक निकली। अभी चाय बना तो दी है, दे देती हूँ। शाम को खाना तो मैं कामना से ही बनवाऊंगी। शाम को खाना बनाने का समय होता है। कामना, एक काम करो, शाम का खाना आज तुम बनाओ। ठीक है भाभी, मैं बना लेती हूँ। लेकिन मैंने सुना है आप बहुत टेस्टी आलू की सब्जी बनाती हैं। इतनी टेस्टी कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और क्या, मैं बनाती हूँ इतना टेस्टी खाना। हाँ तो भाभी, अब मुझे भी बनाना सिखाइए ना।
हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो बताती हूँ। बेला किचन में खाना बनाती है और कामना किचन की स्लैब पर बैठकर मजे से सेब खा रही थी और उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बेला पूरा खाना बना देती है। देखा, ऐसे बनाते हैं खाना। वाह भाभी, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया। तभी रेखा आती है। बेला बहू, कामना ने पूरा खाना बनाया है, अब तुम खाना लगा दो, ठीक है? लेकिन मम्मी जी। बेला, इतनी भी कामचोरी अच्छी नहीं होती। कामना से पूरा खाना बनवा दिया ना तुमने, अब लगा भी नहीं सकती क्या? जल्दी से लेकर आओ खाना। रेखा और कामना बाहर चले जाते हैं। मैं तो फिर से इस कामना की बातों में आ गई। घर में बड़ी मैं हूं और ये कामना मुझसे काम कराती है। पहले मम्मी जी मुझसे काम कराती थी और अब तो ये कामना भी मुझसे काम कराने लगी। इस घर में कोई मेरी इज्जत नहीं करता, किसी को मेरी कदर नहीं है। सारा दिन मैं घर का काम करती हूँ और सबकी सुनती भी रहती हूँ। अब बहुत हुआ, बस मुझे कुछ तो करना है। बेला टेबल पर खाना लगा देती है। सब लोग खाना खा रहे थे। किसी ने बेला को खाने के लिए भी नहीं पूछा। बेला को इस बात का बहुत बुरा लगता है। उसका मुंह उतर जाता है। वो बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चली जाती है। मैं चुपचाप सबके काम करती रहती हूँ, कभी कोई शिकायत नहीं करती, सबकी सुनती हूँ, इसीलिए किसी को मेरी कदर नहीं है। मुझे इन सबको बेला की कीमत बतानी होगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अगले दिन सुबह रोज की तरह बेला घर के कामों में लग जाती। अब वक्त आ गया है प्लान को अंजाम देने का। वो जानबूझकर गिरने का नाटक करती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। हाय, मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर टूट गया। अरे बेला, क्या हुआ? कैसे गिर गई? मम्मी जी, मैं पोछा लगा रही थी, मैं फिसल कर गिर गई। लगता है मेरा पैर टूट गया। बेला पैर टूटने का बहाना करके बैठ जाती है। उसके पैर पर मोटी पट्टी बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि अब कौन करेगा घर का काम? छोटी बहू कामना या फिर सास रेखा? रेखा और कामना दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। देखो मम्मी जी, मुझसे ना ये घर के काम नहीं होते। जब तक भाभी का पैर ठीक नहीं हो जाता तब तक काम आपस में बांट लेते हैं। मैं सारे काम अकेले नहीं करने वाली। कामना, ये कैसी बात कर रही है तू मुझसे? बेला तो हमेशा घर का सारा काम अकेली करती आई है, उसने तो कभी ऐसा नहीं कहा। देखो मम्मी जी, वो सब मैं नहीं जानती। अगर आप चाहती हैं कि मैं काम करूं तो आपको भी घर के काम में मेरी हेल्प करनी होगी, वरना मैं कुछ नहीं करूंगी। मजबूरी में रेखा को हाँ कहना पड़ता है। अब घर का सारा काम कामना और रेखा को करना पड़ रहा था। सफाई, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, और सारा काम करने में दोनों बुरी तरह थक जाती हैं। अरे बाप रे, ये सब काम कर करके तो मैं बुरी तरह थक गई। हाँ, मैं भी थक गई। पता नहीं बेला अकेले इतना सब कैसे कर लेती है। तभी बेला सोफे पर आराम से पैर फैलाकर बैठे हुए आवाज देती है। कामना, मेरे लिए पानी लेकर आओ। कामना मुंह बनाते हुए उसके लिए पानी लेकर जाती है। एक काम करो, थोड़ी सी चाय भी बना दो, और हाँ, चाय में ना अदरक और इलायची जरूर डालना। मैं तो बहुत थक गई, बाद में बनाओ। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरा चाय पीने का मन अब है। जाओ बना कर लाओ अभी। वो क्या है ना, मेरा पैर टूटा है, नहीं तो मैं खुद ही बना लेती। कामना मुंह बिगाड़ती हुए कहती है। ठीक है, बनाती हूँ। कामना को मजबूरी में चाय बनानी पड़ती है। मम्मी जी, बहुत दिन हो गए छोले भटूरे खाए। आज ना मेरा मन छोले भटूरे खाने का है, अब बना दोगे? वो क्या है ना, पैर टूट गया है, नहीं तो मैं खुद ही बना लेती। अब बना दोगे ना? हाँ ठीक है, बनाती हूँ। सारा दिन कामना और रेखा काम कर करके बहुत ज्यादा थक जाती हैं और थक कर बैठ जाती हैं। हाय, मेरी तो पूरी बॉडी दर्द कर रही है। पूरा घर अकेले संभालना बहुत मुश्किल है। हाँ मम्मी जी, मेरा भी यही हाल है। बेला भाभी सारा काम अकेले कैसे कर लेती थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। वो भी तो थक जाती होंगी, हमें उनकी ना हेल्प करनी चाहिए थी। तभी बेला अपने पैरों पर चलकर वहां आती है। उसे ठीक देखकर कामना और रेखा हैरान रह जाते हैं। बेला, तुम ठीक हो? तुम्हारा पैर तो बिल्कुल ठीक है। हाँ मम्मी जी, मेरा पैर बिल्कुल ठीक है। मैंने ये नाटक आप दोनों को सबक सिखाने के लिए किया था। सारा दिन अकेले घर का पूरा काम मैं करती थी। मैं भी इंसान हूं, मैं भी थक जाती थी, लेकिन आप लोगों को तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। भाभी, आई एम सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब से मैं आपके साथ घर के काम में हाथ बटाया करूंगी। हाँ बेटा, मैं भी सॉरी, मुझे भी समझ में आ गया, घर सबका तो काम भी सबका। तीनों मुस्कुराती हैं और गले मिलती हैं। रश्मि किताब लिए बैठी है। महारानी, किसी दूसरे काम पर भी ध्यान दे दिया करो। जब देखो तब बस किताबों में घुसी रहती हो। ससुराल जाकर खाना बनाना काम आएगा, किताब पढ़ना नहीं। और फोर्स में जाकर फाइटर पायलट बनने के लिए पढ़ाई काम आएगी, खाना बनाना नहीं।
अपने ख्याली पतंग उड़ाना बंद करके मम्मी जो बोलती है वो कर। आई बड़ी फाइटर प्लेन उड़ाने। सॉरी भैया, लेकिन लड़कियों की जिम्मेदारी सिर्फ घर बसाना या बच्चे पैदा करना नहीं होती। मैंने शादी से मना नहीं किया, पर मेरे भी कुछ सपने हैं। मुझे फाइटर पायलट बनना है और मेरा सपना पूरा करना मेरी ही तो जिम्मेदारी है। ये कहकर रश्मि किताब लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद दिन रात की पढ़ाई और मेहनत की बदौलत उसे एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके फोर्स एकेडमी में एडमिशन मिल ही जाता है। आखिरकार मैं अपने सपने को पूरा करने और देश की सेवा में भागीदार बनने के एक कदम और करीब आ गई। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अपनी खुशी में मग्न रश्मि फोर्स और फाइटर प्लेन के सपने लिए जैसे ही घर पहुंचती है तो मयंक और उसका परिवार वहां बैठा होता है। उसकी मम्मी तुरंत रश्मि को लड़के वालों के पास बिठा देती है। इससे पहले कि रश्मि मौका देख घर में कुछ बोल पाती, रिश्ता पक्का करके वो लोग सगाई भी कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में रश्मि की मयंक से शादी हो जाती है और अब वो एयरफोर्स एकेडमी की जगह ससुराल पहुंच जाती है। आई नो, हमें शादी से पहले बात करने, एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं मिला। मैं एक पायलट हूँ और अगर तुम्हें घूमना पसंद है तो हम आराम से ट्रिप्स कर सकते हैं। भारी मेरी किस्मत, फाइटर पायलट का सपना तोड़वाकर एक पायलट के घर ही भेज दिया। सपना तोड़कर उसका दर्द जिंदगी भर के लिए आंखों के सामने दे दिया। बहू, जरा ख्याली दुनिया से बाहर निकल के सबके लिए चाय लेकर आओ। इसी तरह समय बीतने लगता है, जिसमें ससुराल और पति की सेवा में रश्मि के सपने पीछे छूट जाते हैं। वो सबका अच्छे से ध्यान रखती है, लेकिन खुद खुश रहना ही भूल जाती है। एक शाम मयंक पूरे परिवार को लेकर एयरफोर्स म्यूजियम में पहुंचता है। कैसा लगा? सॉरी अगर आप लोगों को ज्यादा मजा ना आए तो, लेकिन प्लेन से मेरा प्यार मुझे यहाँ ले आया। मुझे ये सब देखने का बहुत मन था। तेरे एयर इंडिया और इन एयरफोर्स के प्लेन में बहुत फर्क है ना बेटा? हाँ जी, यहाँ कमर्शियल नहीं, फाइटर प्लेन और चॉपर है, लेकिन पायलट की फीलिंग और आसमान के लिए प्यार तो एक ही होता है। जहाँ सब म्यूजियम के मजे ले रहे होते हैं, वहीं आसपास अपने अधूरे टूटे सपने से जुड़ी चीजें देखकर रश्मि इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखें भर आती है, जिसे देख मयंक उसके पास आता है। क्या हुआ? जगह इतनी बुरी लगी कि तुम रोने लगी? मयंक के पूछने पर रश्मि उसे अपने फाइटर पायलट बनने वाले सपने, एग्जाम क्लियर करने और फोर्स एकेडमी में एडमिशन के बारे में बताती है, जिसे सुन मयंक हैरान रह जाता है। क्या बात कर रही हो? मेरे पास इतनी इंटेलिजेंट बीवी है और मुझे ये बात आज पता चल रही है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। तुम्हें अपना सपना पूरा करना चाहिए। वही तो कर रही थी, लेकिन घर वालों ने मेरा सपना पूरा होने से पहले ही शादी करके अपना सपना पूरा कर लिया। वो लड़की जिसने फाइटर पायलट बनने का सपना देखा, किसी की मदद के बिना एग्जाम क्लियर कर फोर्स एकेडमी में एडमिशन लिया, वो अगर शादी जैसी छोटी बात से हिम्मत तोड़ सपना भुला देगी तो कैसे चलेगा? तुम फाइटर प्लेन जरूर उड़ाओगी, ये मेरा वादा है। मयंक की बातें सुन रश्मि की आंखों में उम्मीद की नई रोशनी जाग उठती है, जिसके बाद मयंक एक बार फिर रश्मि का फोर्स एकेडमी में एडमिशन कराता है और रश्मि की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जिसके लिए वो एकेडमी हॉस्टल में रहने लगती है। अरे अच्छी खासी अपना घर संभाल रही थी, पर नहीं, जनाब को तो बीवी के सपने पूरे करने की चुल लगी है। उठाकर पत्नी को गैर अनजान आदमियों के बीच रहने भेज दिया। अरे कैसे बात करती हो? बहू वहाँ पार्टी करने या घूमने नहीं, अपनी ट्रेनिंग के लिए गई है। और वो वहाँ कोई अकेली लड़की नहीं होगी। गए वो जमाने जब लड़कियां फोर्स ज्वाइन नहीं करती थी। अब तुम्हें फोर्स में लड़कों के बराबर और शायद उनसे भी ज्यादा लड़कियां मिल जाएंगी। पति की बातें सुन सास चुप हो जाती है। अब रश्मि अपनी ट्रेनिंग और मयंक अपने पायलट की ड्यूटी में बिजी हो जाता है। इसी तरह देखते देखते 1 साल बीत जाता है और रश्मि एयरफोर्स एकेडमी से अपनी सारी ट्रेनिंग पूरी करके फाइटर पायलट बन जाती है। फाइनली आज मेरा और मयंक दोनों का सपना पूरा हो गया। अब घर जाकर सबसे पहले उन्हीं को सरप्राइज दूंगी। इसी खुशी में रश्मि घर जाने के लिए सामान पैक कर रही होती है कि इमरजेंसी सिचुएशन आने की वजह से उसका घर जाना कैंसिल हो जाता है
और उसे पहला मिशन दे दिया जाता है। रश्मि, हाईजैकर्स ने मिड एयर प्लेन हाईजैक कर उसे किसी अनजान आइलैंड पर लैंड कराया है। प्लेन की लास्ट लोकेशन के हिसाब से वहां बाय एयर जाना ही सबसे तेज और सुरक्षित जरिया है, इसलिए ये मिशन एयरफोर्स करेगी। और अभी यहाँ मेरी नजर में तुमसे ज्यादा काबिल कोई नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी बेस्ट पायलट सब कुछ अच्छे से संभाल लेगी। बिना एक पल सोचे रश्मि अपनी टीम के साथ 2 चॉपर लिए मिशन पर निकल जाती है। कुछ देर में जैसे ही वो एयरप्लेन की लोकेशन पर पहुंचती है तो रश्मि होशियारी के साथ आइलैंड की दूसरी तरफ अपना हेलीकॉप्टर लैंड करती है। मैं और अफसर विक्रम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बाकी सब वहीं ऊपर से हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएशन की कोशिश करते हुए उनका ध्यान भटकाए रखेंगे। किसी भी हाल में 1 मिनट के लिए भी बातचीत रुकनी नहीं चाहिए, इससे उनका ध्यान हम पर नहीं जाएगा। प्लान स्टार्ट होने के साथ दूसरे ऑफिसर्स बातचीत शुरू करते हैं और बाकी दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए प्लेन के पास पहुंच जाते हैं, जहां रश्मि पायलट कॉकपिट की में झांकती है। यहाँ कोई नहीं है, अब प्लेन के अंदर जाने का यही एक जरिया है। मौके का फायदा उठाते हुए रश्मि और विक्रम कॉकपिट के जरिए प्लेन के अंदर आ जाते हैं। अब विक्रम छुपकर एक्सरे गॉगल्स लगाकर प्लेन में सबकी लोकेशन नोटिस करता है। जितना मुझे दिख रहा है 4 केबिन में से 2 इन्होंने खाली करा रखे हैं, बाकी दोनों में पैसेंजर्स के साथ 2 ही हाईजैकर्स हैं, जिसमें से एक का ध्यान बातचीत और नेगोशिएशन पर है और शायद आज लक हमारे साथ है कि जो बातचीत में बिजी है वो कॉकपिट के सामने वाले कैबिन का ही हाईजैकर है। ठीक है, फिर कुछ एक्शन हो जाए। इसी के साथ रश्मि और विक्रम अपने हथियार तैनात कर पलक झपकते ही कॉकपिट से बाहर निकलकर एक हाईजैकर को पकड़कर तुरंत प्लेन का फ्रंट डोर ओपन कर देते हैं और उसी के साथ दूसरे आदमी को भी कैद कर लेते हैं। आखिर में जब सब पैसेंजर प्लेन से बाहर निकलते हैं तो उनके बीच मयंक को देखकर रश्मि हैरान रह जाती है, लेकिन मयंक खुश होता है। मेरी फाइटर पत्नी ने तो आज कमाल ही कर दिया। तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें ऐसे देख मुझे कितना गर्व हो रहा है। अब दोनों खुशी से घर वापस आते हैं, जहां सब लोग उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं और सास भी बहू को दुआएं देते नहीं थकती। कुछ दिनों पहले ही ऋतिक ने संजना नाम की एक लड़की से लव मैरिज की थी। संजना एक आंख से कानी थी, जिस वजह से उसकी सास और ननद दोनों उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसे अपशकुनी कहकर हमेशा ताने मारा करती थी। पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जो मेरा नालायक बेटा कानी लड़की को मेरी बहू बनाकर ले आया। हाँ माँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। भाई को तो जरा भी अकल नहीं है। काने लोगों से तो लोग एक हाथ दूर बचकर निकलते हैं और भाई इस कानी लड़की को लाकर हमारे सर पर बिठा गया। अब क्या करे बेटा, उसे झेलना ही पड़ेगा। अच्छा सुन, शाम को ना तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, वो बहुत बड़े घर के हैं। तू पार्लर जाकर अपना ये हुलिया ठीक कर ले। मैं चाहती हूँ एक ही बार में तू लड़के वालों को पसंद आ जाए। बस एक बार उस घर में तेरी शादी हो जाए, फिर तू महारानी की तरह राज करेगी। तुम चिंता मत करो माँ, देखना मैं पार्लर से परी की तरह तैयार होकर आऊंगी। लड़का मुझे देखते ही मुझ पर लट्टू हो जाएगा। उसके बाद पिंकी पार्लर से ढेर सारा मेकअप करवाकर घर आ जाती है। दूसरी तरफ नंदा बाजार से पिंकी के लिए एक बहुत ही महंगी ड्रेस खरीद कर ले आती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। नंदा अपनी बहू संजना को आंखें दिखाते हुए कहती है, सुन बहू, थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि तू अपने कमरे में ही रह। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हो मम्मी जी? मैं भी लड़के वालों से मिलना चाहती हूँ। अरे तू मिलकर क्या करेगी? तू तो एक नंबर की मनहूस है। अगर तू लड़के वालों के सामने गई ना तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी का रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाए। मैं किसी प्रकार का खतरा मोल नहीं लेना चाहती। मैंने कह दिया ना, तू अपने कमरे में ही रहेगी। बेचारी संजना दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ नंदा लड़के वालों के लिए मिठाई खरीदने पास की दुकान पर चली जाती है। उधर पिंकी रसोई घर में चाय नाश्ता तैयार करने लगती है। संजना जानती थी कि पिंकी को रसोई का काम ठीक से नहीं आता, इसलिए वो उसकी मदद करने रसोई घर में पहुंच जाती है। पिंकी, तुम्हें ठीक तरह से चाय बनानी नहीं आती ना? लाओ मैं चाय बना देती हूँ। उसके बाद संजना चाय बनाकर कमरे में वापस चली जाती है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले वहां आ जाते हैं। नंदा लड़के वालों के सामने अपनी बेटी पिंकी की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है।
अब क्या बताऊं, मेरी बेटी इतनी गुणवान है कि सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता है। अरे पिंकी बेटी, जल्दी से चाय लेकर तो आओ। पिंकी मुस्कुराते हुए चाय लेकर हॉल में दाखिल होती है, लेकिन तभी अचानक टाइल्स के ऊपर उसकी सैंडल का हिल फिसल जाता है और वो गर्मा गर्म चाय लेकर धड़ाम से गिर पड़ती है। गिरते ही पिंकी के सामने के 2 दांत टूट जाते हैं। हाय मर गई, मेरे दांत टूट गए। अरे अरे बेटा, ये क्या हो गया? माँ, इस लड़की के तो दांत टूट गए। जरा इसकी शक्ल तो देखो, ये तो डरावनी चुड़ैल की तरह दिख रही है। नहीं नहीं माँ, मैं अब इससे शादी नहीं करूंगा। बेटा तूने सही कहा, मैं भी इसे अपनी घर की बहू नहीं बना सकती। चलो निकलते हैं यहाँ से। अरे रुक जाइए, सिर्फ दांत ही तो टूटे हैं, ये तो मैं नए लगवा दूंगी। मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी पसंद नहीं है, और वैसे भी जिस लड़की को ठीक तरह से चलना भी नहीं आता, उसे अपने घर की बहू बनाकर मैं अपनी हंसी नहीं करवाना चाहती। चलो हटो। उसके बाद लड़के वाले मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। तभी पिंकी रोते हुए नंदा से कहती है, माँ, ये सब भाभी की बनाई हुई चाय की वजह से हुआ है। सच में भाभी बहुत ही मनहूस है। अगर मैं उनकी बनाई हुई चाय लेकर नहीं आती तो मैं जमीन पर नहीं गिरती। अरे मैंने तो उस पनौती को कमरे के अंदर रहने के लिए कहा था, फिर भी वो रसोई घर में गई क्यों? ठहर जा, मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। उसके बाद नंदा संजना के बाल पकड़कर उसे हॉल में ले आती है। देख मनहूस, तेरी वजह से मेरी बेटी के 2 दांत टूट गए। मेरी बेटी की शादी टूटने की सिर्फ तू जिम्मेदार है। जब मैंने तुझसे कहा था कि तू अपने कमरे में रहेगी, तो फिर तू रसोई घर में गई क्यों? मम्मी जी, इस पे मेरा क्या कसूर है? मैं तो पिंकी की मदद करने गई थी। आप तो जानती हो पिंकी को चाय बनाना नहीं आता। मुझसे जबान लड़ाएगी है? ठहर जा, अभी बताती हूँ तुझे। लेकिन तभी ऑफिस से ऋतिक घर आ जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है माँ? तुमने संजना के बाल क्यों पकड़ रखे हैं? और ये क्या पिंकी, तुम्हारे दांत कैसे टूट गए? भाभी की वजह से मेरे दांत टूटे। क्यों, संजना ने तुम्हें धक्का दिया क्या? अरे बहू ने जो चाय बनाई थी, उसी चाय को ले जाते वक्त पिंकी गिर पड़ी। सारा दोष इस संजना का है। माँ, ये तुम कैसी बिना सर पैर की बातें कर रही हो? इस पिंकी को जरा भी अकल है कि नहीं? घर में कोई लड़की ऊंची हिल की सैंडल पहनकर घूमती है क्या? ये लापरवाही की वजह से गिरी है, इसमें संजना का कोई कसूर नहीं है। अरे चुप कर जोरू के गुलाम, मुझसे बहस करेगा तू? देख लेना, इसकी वजह से एक दिन हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। ये सब इसी की वजह से हो रहा है। चल जा यहाँ से। ऋतिक नाराज होकर अपनी पत्नी संजना को लेकर कमरे में चला जाता है। इस तरह घर में जो भी गड़बड़ होती, उसका सारा दोष दोनों माँ बेटी संजना पर डाल देती थी। फिर कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आ जाता है। नंदा और पिंकी दोनों संजना को पूजा नहीं करने देती। जब ये बात ऋतिक को पता चलती है तो वो लक्ष्मी माँ की एक मूर्ति लाकर संजना के साथ अपने कमरे में ही पूजा करने लगता है। तभी सामने सड़क पर पटाखे फोड़ रहे लड़कों में से एक लड़का गलती से रॉकेट नंदा के घर की ओर छोड़ देता है। रॉकेट हॉल में दाखिल होकर पर्दों के ऊपर जा गिरता है, जिस वजह से वहां आग लग जाती है और देखते ही देखते पर्दों के साथ साथ हॉल में रखा सोफा भी जलने लगता है। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? आज इतने शुभ दिन मेरे घर में आग लग गई। अरे कोई बुझाओ इस आग को। फिर आस पड़ोस के लोगों की मदद से वो लोग आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। ये कानी भाभी जब तक इस घर में रहेगी ना, तब तक हमारा घर इसी तरह बर्बाद होता रहेगा। भाई तुम इसे इसी वक्त धक्के मारकर घर से बाहर भगा दो। अपनी बकवास बंद कर पिंकी। हर बात का दोष तुम दोनों संजना के ऊपर क्यों डाल देती हो? संजना ने तो ये आग नहीं लगाई। तभी मोहल्ले की एक औरत कहती है, अरे ऋतिक बेटा, बड़े बुजुर्ग जो कह गए हैं वो बातें बिल्कुल सही है। कानी लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन तू तो कानी लड़की को अपनी पत्नी बनाकर ले आया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तू देखता जा, कुछ ही समय में तेरा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा और तुम सब सड़क पर आ जाओगे। चंपा चाची, अपनी नसीहत अपने पास रखो। मैं इन अंधविश्वासी बातों में पड़कर अपनी पत्नी को घर से नहीं निकालने वाला। और माँ, तुम दोनों ने संजना का जीना हराम कर रखा है, इसलिए मैंने फैसला लिया है कि अब मैं अलग रहूंगा। तुम इसी वक्त मेरा हिस्सा बांट दो। वैसे भी ये घर दादाजी का बनाया हुआ है, मुझे मेरा हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। ऋतिक की ये बात सुनते ही दोनों माँ बेटी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी पिंकी धीरे से नंदा के कान में फुसफुसा कर कहती है, अरे माँ, अगर भाई ने हिस्सा ले लिया तो फिर हमारा क्या होगा? घर तो इसी के पैसों से चलता है।
इसलिए हमें वक्त की नज़ाकत को देखते हुए पार्टी चेंज कर लेनी चाहिए। मैं समझ गई बेटा। उसके बाद नंदा झूठ मूठ रोते हुए संजना को गले लगा लेती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने अंधविश्वासी बातों में पढ़कर तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन आज के बाद मैं तुझे अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करूंगी। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। ये सुनकर संजना बहुत खुश होती है। इस तरह से सब कुछ शांत हो जाता है और सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन पिंकी और नंदा की चालबाजियों के आगे आखिर उस घर की शांति कब तक टिकी रह सकती है? इस बात का पता तो हमें कुछ समय बाद ही चलेगा। दिशा और दिया एक नंबर की कामचोर थी, जो घर का एक काम नहीं करना चाहती थी। बस यही वजह थी कि रूपा ने घर में एक नौकरानी रख ली ताकि उसे अपनी बहू पर निर्भर ना होना पड़े। ऐसे ही एक दिन, अरे माँ जी, आप हमारे बारे में कितना सोचती हैं। आपने घर में नौकरानी रखकर बहुत अच्छा किया। अब नौकरानी के आने से हमें भी घर के कामों से थोड़ी फुर्सत मिल जाएगी। मेरी प्यारी बहू, काम से तुम दोनों को नहीं, मुझे फुर्सत मिलेगी। और ये नौकरानी भी मैंने तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए रखी है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बात को सुनकर दिया और दिशा को बहुत गुस्सा आता है और वो दोनों एक दूसरे से कहती हैं, आखिर माँ जी ने दिखाई दिया ना कि सास सास होती है। बहुत तेज़ है माँ जी, हमेशा अपने बारे में ही सोचती हैं। माँ जी, अब अपने बारे में सोचे या हमारे बारे में, पर अब तो घर में नौकरानी आ चुकी है, अब तो वही होगा जो मैं चाहूँगी। इतना बोलकर खुश होकर दिया भी वहाँ से चली जाती है। दिशा को समझ में नहीं आता कि आखिर दिया इतनी खुश क्यों थी। अब नौकरानी घर में आती है और वो घर के काम बड़े ही अच्छे और ईमानदारी के साथ करती है, पर दिया के दिमाग में खुराफाती चल रही होती है और वो बेचारी भोली शांति से घर के कामों के साथ साथ अपने काम भी करवाने लगती है। शांति, अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो क्या तुम मेरे लिए पास्ता बना दोगी? दरअसल ना मेरा पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा है और मुझे ना अपने हाथों का पास्ता अच्छा ही नहीं लगता। हाँ हाँ मैम साहब, क्यों नहीं, ये तो मेरा काम है, आखिर इसी चीज़ के लिए तो मुझे पैसे मिलते हैं। शांति बहुत भोली थी, वो अपने काम को बहुत ईमानदारी के साथ करती थी, इसलिए वो बिना कोई शिकायत करे दिया का वो काम कर देती है। अब इसी तरह से दिया शांति की मासूमियत का फ़ायदा उठाती और हर समय उससे अपना काम करवाती। शांति, तुम तो खाली बैठी हो, हाँ मेरा एक काम कर दो। हाँ मैम साहब, बोलिए ना, क्या काम है? मेरे ना बहुत सारे कपड़े इस्त्री करने के बाकी हैं और मुझे मार्केट जाना है। क्या तुम मेरे कपड़े इस्त्री कर दोगी? हाँ मैम साहब, क्यों नहीं, आप आराम से मार्केट जाइए, मैं आपके सारे कपड़े इस्त्री करके अलमीरा में रख भी दूंगी। शांति दिया के सारे काम चुपचाप कर दिया करती। ये देखकर दिया को बड़ा मज़ा आता। वहीं दूसरी ओर दिशा भी समझ जाती है कि आखिर दिया इतनी खुश क्यों थी। अब वो दिया से कहती है, दिया तुम तो बहुत चालाक हो। बेचारी शांति जैसे ही कोई काम करके हटती है तो तुम उससे अपना काम करवा लेती हो। दीदी, ये भी एक तरह का टैलेंट होता है। सोचो, अगर मैं तुम्हारा ये टैलेंट माँ जी को बता दूं तो कैसा रहेगा? आप चाहती क्या है, साफ साफ बोलिए ना। मैं चाहती हूँ कि कभी कभी तुम शांति को अकेला छोड़ दो ताकि वो मेरा भी काम कर सके, समझी? इतना बोलकर दिशा चली जाती है और बेचारी दिया चाह कर भी दिशा को जवाब नहीं दे पाती। अब दोनों देवरानी जिठानी में नौकरानी को लेकर लड़ाई होती। शांति, तुम जानती हो ना शाम को मुझे कॉफ़ी चाहिए होती है, इसलिए जाकर तुम पहले मेरे लिए कॉफ़ी बना दो। शांति, याद है ना आज तुम्हें मेरे साथ सब्ज़ी लेने मार्केट जाना है ताकि तुम्हें पता चल सके कि मार्केट कहाँ लगती है और आगे से तुम सब्ज़ी खुद ला सको। हाँ मैम साहब, मुझे सब याद है, मैं छोटी मैम साहब की कॉफ़ी बनाकर आपके साथ मार्केट चलती हूँ ना। कोई ज़रूरत नहीं, वो अपने लिए खुद कॉफ़ी बना लेगी, तुम मेरे साथ चलो। ऐसे कैसे चलो, मार्केट से सब्जी लाने का काम आपका है तो आप ही जाएंगी, शांति क्यों जाए? अच्छा, राशन लाने का भी तो काम तुम्हारा है, पर तुमने तो शांति से मंगवाया। दिशा दिया को जवाब देकर शांति को अपने साथ मार्केट ले जाती है। इस तरह से धीरे धीरे रूपा की दोनों बहुएं अपना काम पहले और जल्दी करवाने के चक्कर में हर समय लड़ती रहती।
देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और शांति को सैलरी देने का टाइम आ जाता है। अब जल्दी से तुम दोनों शांति की सैलरी दे दो, ताकि शाम को जब वो घर आए तो मैं उसे उसकी सैलरी दे सकूं। बहुत मेहनती औरत है, एक भी छुट्टी नहीं करी उसने। माँ जी, मुझे सैलरी देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर शांति ने दिया का कुछ ज़्यादा ही काम किया है, तो फिर ज़्यादा पैसे मैं क्यों दूँ? इस पे ज्यादा और कम वाली क्या बात आ गई? जब नौकरानी को घर में रखा जा रहा था तभी तो डिसाइड हो गया था कि हम दोनों आधे आधे पैसे देंगे। हाँ, पर शांति तो तुम्हारा ही ज़्यादा काम करती थी ना, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर मैं शांति के आधे पैसे क्यों दूँ? इतना बोलकर दिशा चली जाती है। दिया को अपनी जेठानी की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर बेचारी कुछ नहीं कर पाती और आधे से ज़्यादा पैसे दिया को देने पड़ते हैं। इसी तरह से एक बार फिर दोनों बहुओं में नौकरानी को लेकर लड़ाई होती है। शांति, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम सिर्फ दिशा का ही काम कर रही हो। आज तुम पहले मेरा काम करोगी, उसके बाद ही यहाँ से जाओगी। तुम कभी नहीं बदलोगी। इस बेचारी का घर जाने का समय हो गया है, उसे जाने दो। शांति, तुम आराम से घर जाओ। मेम साहब, अगर मेरा समय नहीं हुआ होता तो मैं आपका काम करके जाती। प्लीज़ नाराज मत होना। शांति बिना किसी गलती के दिया से माफ़ी मांग लेती है। अब इसी तरह से समय बीतता है और दोनों बहुओं की लड़ाई भी बढ़ती जाती है। देखते ही देखते एक बार फिर सैलरी देने का समय आ जाता है और एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच में शांति की सैलरी को लेकर बहस छिड़ जाती है। जिठानी जी, इस बार तो आपने शांति से ज़्यादा काम करवाया है। इस बार तो उसने मेरा कोई काम भी नहीं किया, तो उस हिसाब से इस बार आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि शांति ने सिर्फ मेरा काम किया है? शांति इस घर में काम करने आती है, सभी का काम करती है। माँ जी, आप भी जानती है ना दीदी कितनी चालाकी कर रही है। आप उनसे बोलिए ना कि इस बार वो ज़्यादा पैसे दे, वरना मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। अरे तुम दोनों क्यों किसी की सैलरी खाने में लगी पड़ी हो? मैंने गलती करी नौकरानी को रखकर। मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, शांति किसी का भी काम ज़्यादा करे पर पैसे तुम दोनों बराबर दोगी। और अगर अब भी तुम दोनों इसी तरह से लड़ती रही तो मैं शांति को काम पर से निकाल दूंगी। फिर गधा मजदूरी करते रहना तुम दोनों। पर माँ जी, ये तो नाइंसाफ़ी होगी। ये रूल आप अगले महीने से कर लेना ना। दिया बहू तो बिल्कुल ठीक कह रही है। इसलिए दिशा बहू, इस बार तू ज़्यादा पैसे देगी और अगली बार से शांति तुम दोनों का काम नहीं करेगी, वो सिर्फ मेरा काम करेगी। और अगर तुम दोनों ने उससे अपने पर्सनल काम करवाए तो तुम दोनों को मुझे भी पैसे देने होंगे। और एक बात और, शांति किसी का भी काम ज़्यादा या कम करे, पैसे तुम दोनों बराबर ही दोगी। उसकी सैलरी में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, समझी तुम दोनों? रूपा अपनी दोनों बहुओं को अच्छे से धमका देती है, जिसके बाद रूपा की दोनों बहुएं रूपा की बात मान जाती है और जब भी शांति की सैलरी देने की बारी आती तो वो अपनी अपनी लड़ाई को साइड में रखकर बराबर के पैसे निकालती।